हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हिरा है और मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 3। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ा रही हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी बेसिक्स हैं वो सब कवर करवा रही हूँ, जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फंसते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में क्वांटम नंबर। मैंने आपको मैटर बता दिया था, मैटर का क्लासिफिकेशन, ओके, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब बताया था। एटम्स भी बढ़ा दिया था। लेक्चर 2 में जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एटम के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका मास क्या है, चार्ज क्या है, और आप किसी भी एटम में कैसे फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आयंस बताए थे, कैटायन, एनायन, और साथ में मैंने आपको आइसोटोप्स बताए थे, आइसोबार, आइसोस्टर, ये सब बताया था। ओके, अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा तो आप जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। बहुत अच्छे से हर डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ बताया मैंने। आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि मैम क्वांटम नंबर नहीं आता हमें, तो मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगी। राइट, क्वांटम नंबर समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर आए हुए हैं, तो क्वांटम नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से क्वांटम नंबर समझाऊंगी। अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो आपको किसी और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लेक्चर आपके लिए क्वांटम नंबर के लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात करेंगे क्वांटम नंबर पे। क्वांटम नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो मैं आपको बता दूं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता ही है। एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया था। अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं। एटम को किसी ने देखा तो है नहीं अभी तक। एटम का ये स्ट्रक्चर लेते हैं हम स्टडी करने के लिए, बट जो एटम का रियल स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, न्यूक्लियस बीच में तो और इलेक्ट्रॉन इस तरह थे। और जो इलेक्ट्रॉन होते और जो एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, इनकी कोई रियल बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है 3D। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं एटम के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की, कहाँ पर मिलेंगे, किस जगह, कौन सी ऐसी जगह होगी एटम के अंदर जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हम बात ये कर रहे हैं, इसलिए हमने क्वांटम नंबर का यूज किया इलेक्ट्रॉन को या उसके ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमने क्वांटम नंबर का यूज किया, साइंटिस्ट ने किया। अब देखिए, यहाँ पर क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नंबर की जरूरत पड़ती है, उसे आप क्या कहोगे, क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर की हेल्प से हम ऑर्बिटल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हो एटम के अंदर। एटम के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर हमें मिलेगा, प्रोबेबिलिटी कहाँ है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उसे है ना, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, और साथ में हमने ऑर्बिटल को भी आइडेंटिफाई कर लिया क्वांटम नंबर की हेल्प से। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। सपोज ये मैं हूँ हिरा, मेरा होम है, घर है। घर के अंदर क्या होते हैं, रूम होते हैं। घर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं। रूम के अंदर कोई एक पार्टिकुलर रूम है, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर रूम है, वहां पर अलमीरा है। अलमीरा के अंदर क्या है, बुक्स हैं। और बुक्स किसकी हैं, केमिस्ट्री की बुक्स हैं। राइट, तो यहाँ पर ये हो रहा है, मेरा घर है, घर के अंदर रूम है, रूम के अंदर अलमीरा है, अलमीरा के अंदर बुक्स है। ऐसे ही आपका होगा। आप क्या करते होंगे, आपका घर है, घर के अंदर आपका एक खास रूम होगा, जो आपका रूम होगा, उसमें अलमीरा होगी, अलमीरा के अंदर आपकी बुक्स रखी होती हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह एटम के अंदर क्या होता है, शेल होती है। शेल, सर्कुलर पाथ, जिसे आप ऑर्बिट कह रहे थे, उसके अंदर सब शेल मिलेगा। शेल के अंदर क्या मिलेगा, सब शेल मिलेगा। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल मिलेगा, ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लिया तो आप ऑर्बिटल को भी तो फाइंड आउट कर लोगे, सब शेल को भी फाइंड आउट कर लोगे, एंड शेल को भी फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह आपने
शेल को, सब शेल को, ऑर्बिटल को और इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आइडेंटिफाई करके आप इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए एटम के अंदर। अब इसके लिए 4 क्वांटम नंबर होता है। कितने कितने टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं? 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर होते हैं। अगर एन है तो वो शेल को आइडेंटिफाई करेगा, एल है तो सब शेल को आइडेंटिफाई करेगा, एम है तो ऑर्बिटल को, एंड फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर है। तो चलिए देखते हैं हम कितने टाइप के क्वांटम नंबर हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 4 टाइप के आपके क्वांटम नंबर से। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। स्मॉल एन से इसको आप डिनोट करेंगे, इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एन। सेकंड देखिए यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल इसका सिंबल है, एजीमुथल, ये प्रिंसिपल है एजीमुथल। थर्ड देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल एम या एम एल, एल सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। फोर्थ देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे ये तीनों एक साथ डिस्कवर हुए थे और स्पिन क्वांटम नंबर सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ। राइट, सबसे लास्ट में डिस्कवर कौन हुआ है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो क्वांटम नंबर आता है वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? गिवन बाय बोर, नील बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ईच वैल्यू ऑफ एन डिनोट अ शेल और ऑर्बिट। हर एक वैल्यू, एन की हर एक वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? शेल को, ऑर्बिट को या एनर्जी लेवल को। इसको आप एनर्जी लेवल भी कहते हैं, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, बात एक ही है, तीनों नाम है ऑर्बिट के। तो हर एक वैल्यू, ईच वैल्यू ऑफ एन डिनोट अ शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। अब देखिए एन हैज ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, एन की हमेशा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। कहां से कहां तक? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखो एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, इंटीजर वैल्यू मतलब फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर। 1 होगा, 2 होगा, 1.5 ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, साथ में इनफाइनाइट होगा। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर एक एटम है, उसकी इनफाइनाइट शेल्स होती हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एटम है, यहाँ पर देखिए ये ऑर्बिट्स हैं, ये सब शेल हैं, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। इसके ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, तो बहुत ज्यादा होते हैं ये, 1 2 3 4 और आगे तक होते चले जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, हर एक एटम के पास होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल यूरेनियम, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यूरेनियम ले लिया है। यूरेनियम में कितनी होती है? इनफाइनाइट शेल। कोई भी एलिमेंट है उसमें इनफाइनाइट शेल होगी, कोई भी एलिमेंट का एटम है, एक एटम आप लोगे उसके अंदर इनफाइनाइट शेल पॉसिबल है, एक एटम के अंदर। राइट, अब आप कंफ्यूज हो गए, यूरेनियम 7th पीरियड का मेंबर है, तो इसमें 7th पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 7th पीरियड में जाएगा, तो 7 शेल में जाएगा, 7th ऑर्बिट में, ये 7th शेल में, तो उसकी वैलेंस शेल कहलाएगी, वो उसका आउटर ऑर्बिट है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यह उसका वैलेंस शेल कहलाता है। तो यहाँ पर ये है, बट इसके पास इनफाइनाइट होंगी। 7th तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जहां पर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, लेकिन 8 9 10 ऐसे इनफाइनाइट आपको पॉसिबल शेल मिलेंगे यूरेनियम में या किसी और भी अदर एलिमेंट के एटम में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेल्स अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। टेल्स अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, पेन का कलर चेंज, ये इलेक्ट्रॉन है। सेकंड ऑर्बिट है ये वाला, ये सेकंड शेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इतनी है और यहाँ पर ये है डिस्टेंस। सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको ये क्या बता रहा है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बता रहा है भाई। ऑर्बिट, ऑर्बिट के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है,
ठीक है। और ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, यहाँ पर भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज्यादा है इस डिस्टेंस से। क्लियर हो गया? तो आपको क्या बताएगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को बताएगा। कौन? ऑर्बिट। अब देखिए यहाँ पर टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी बता देगा। देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस से दूर है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है इस वाले इलेक्ट्रॉन की, और इस वाले इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस के पास है, ये डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये स्टेबल होगा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा अपने पास, तो स्टेबल होगा। जो स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है। और ये इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो इस पर अट्रैक्शन कम लगेगा। अट्रैक्शन क्यों लग रहा है? पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन लगता है। अब दूर हो गया, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन का अपना कोई चार्ज नहीं होता, तो प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये दूर कर दोगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा अब, तो ये लेस स्टेबल होगा, तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी मोर होगी। अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ऑर्बिट्स बढ़ाते जाओगे, 3 4 5 6 7 ऐसे इनफाइनाइट करते जाओगे, तो एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह आप समझ गए? ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज है तो एनर्जी भी ज्यादा है। सपोज थर्ड ऑर्बिट है आपके पास, तो उसकी एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट से कम होगी या ज्यादा? कम होगी थर्ड की, फोर्थ की और ज्यादा एनर्जी, फिफ्थ की और ज्यादा एनर्जी, सिक्स की और भी ज्यादा, तो ऐसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर इस तरह आपको एन की वैल्यू से ये आइडिया लग गया कि एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये बता रहा है टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी की बात चल रही है, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए यहाँ पर शेल है, शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसी तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इनका नेम होता है के, कैपिटल में होता है के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, एन, ओ, ऐसी सो ऑन इनफाइनाइट तक। के एल एम एन ओ, 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यू है, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, ऐसी इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर ये ऑर्बिट है, ये शेल कह दो आप इसे, ये एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, बात एक ही है, तीनों एक ही नाम है, या फिर ऑर्बिट, स्मॉल एन से डिनोट हो रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या है? 1, पेन का कलर चेंज, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, के एल, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 8 ऐसे आगे करते चले जाओ। तो देखिए 1 के लिए के है, 2 के लिए एल, 3 एम, 4 5 6 एम एन ओ पी, ये नेम है, ये ऑर्बिट्स है 1 2 3 4 5, और ये नेम है कि एल एम एन ओ पी, शेल, सब कैपिटल लेटर में है। अब देखिए शेल, आपको पता चल गया ऑर्बिट से ये सब शेल के एल एम एन 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक होती हैं किसी भी एटम में शेल। अब शेल में क्या होता है? सब शेल प्रेजेंट होती है, शेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। किसी भी एटम में शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। देखिए अब शेल, देखिए शेल, नंबर ऑफ सब शेल, देखिए एक शेल में एक सब शेल होगी, तो जितनी शेल होंगी उतने ही नंबर ऑफ सब शेल होंगे। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल। अगर एक 1 शेल है तो उसके पास क्या होगा? 1 सब शेल। 2 शेल है तो 2 सब शेल। अब यहाँ पर देखिए शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल की। तो आप एन स्क्वायर से शो करोगे, है ना? कैसे निकालोगे? एन स्क्वायर से, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ऑर्बिटल के अंदर, हर एक ऑर्बिटल के अंदर, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा।
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने ऑर्बिटल है उसके डबल क्या मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 2n²। क्लियर हो गया। शेल के अंदर सब शेल कैसे निकालोगे, इक्वल नंबर होगा, नंबर ऑफ शेल और सब शेल बराबर है, ऑर्बिटल n² से निकालेंगे, शेल के अंदर निकालना है, और इलेक्ट्रॉन्स डबल कर दो ऑर्बिटल का, 2n², तो आपको शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, 2 शेल है, सपोज 2 शेल है। सबसे पहले हम 1 का एग्जांपल ले लेते हैं। शेल अगर हमारी 1 है तो सब शेल भी उतने ही होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल और सब शेल इक्वल थे, तो यहाँ पर सब शेल भी कितना होगा, 1। अब यहाँ पर हमें शेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने हैं। 1 शेल में 1 नंबर का जो ऑर्बिट है, ये शेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे, n² से। तो यहाँ पर देखो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसी शेल के अंदर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप निकालोगे तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, 3-4 नहीं रह सकते, सिर्फ 2, मैक्सिमम 2। तो 2 के लिए ही हम निकालते हैं। तो यहाँ पर 2n² फॉर्मूला है, यहाँ पर आप 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये वैल्यू आ गई। इस तरह आपको सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, सेकंड नंबर की शेल है, यहाँ पर सब शेल कितने होंगे, बराबर नंबर में। अगर 2 शेल है, सेकंड ऑर्बिट है, तो 2 उसके पास क्या होंगी, सब शेल होंगी। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी सब शेल क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं सब शेल के अंदर, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप समझते चले जाओगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे, 2 पर स्क्वायर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n², 8, 2n², 2 इंटू, तो यहाँ पर ये 8 निकल के आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखिए, अब सेकंड क्वांटम नंबर पे आते हैं। अभी तक हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से, हर बात आप समझ गए। एनर्जी कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है कैसे फाइंड आउट होगा, और उसमें सब शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं, सेकंड क्वांटम नंबर है एल। सबसे पहले हम बात करते हैं एल को क्या क्या कहते हैं, इसके क्या क्या नाम है। सबसे पहले जो इसका नाम दिया वो था सबसिडियरी क्वांटम नंबर, सेकंड नेम दिया एंगुलर क्वांटम नंबर, थर्ड नेम है इसका सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ नेम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये चारों नाम इसी के ही हैं, एल के ही। अगर आपको ये इन चारों में से कोई भी मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चारों एक ही नाम है। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है फोर्थ नेम, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल एल को कहते हैं। ये सेकंड क्वांटम नंबर है। सेकंड क्वांटम नंबर आपका कौन सा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, गिवन बाय सोमरफील्ड, ये साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया था जो स्मॉल एल से डिनोट होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर एनी एन, किसी भी एन के लिए, एन फर्स्ट क्वांटम नंबर की बात चल रही है, फॉर एनी एन एल रेंज फ्रॉम 0 टू n-1, ये रेंज है एन के लिए, जो एल की रेंज होती है, फॉर एनी एन एल की रेंज होती है 0 टू n-1। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात याद रखना पड़ेगी, एन और एल, एन और एल में क्या बात आपको याद रखना पड़ेगी, एन हमेशा आपको एल से बड़ा मिलेगा। एन हमेशा किससे ज्यादा बड़ा होता है, एल से। एन कभी भी एल के बराबर नहीं हो सकता, और एन से, है ना, एन हमेशा एल से बड़ा होता है। एन और एल आपस में बराबर नहीं हो सकते, और एन एल से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो एन हमेशा बड़ा होगा। एन क्या है, किंग है, किंग है, किंग हमेशा एल से बड़ा मिलेगा आपको, एल से हमेशा बड़ा होता है, ये क्या है, किंग है एन, ऐसे याद रखना। अगर ये एल के बराबर होगा तो अभी इसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, और कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता,
कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है, एन हमेशा एल से बड़ा ही होगा। तो ये दोनों पॉइंट नहीं हो सकते कभी भी, एन एल के बराबर नहीं हो सकता और एन कभी भी एल से कम नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछेगा और पूछा है तो आप आराम से देखकर हाल टिक मार दोगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगी, जब क्वेश्चन कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, टेल्स अबाउट सब शेल के बारे में बताता है और सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब शेल्स के बारे में एंड सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। सब शेल क्या होता है? सब शेल होता है एस पी डी एफ जी एच, ये सब क्या है? सब शेल है। देखिए यहाँ पर एस सब शेल है तो एल की वैल्यू 0 होती है, एल की वैल्यू क्या होती है? 0। अब यहाँ पर देखिए सेकंड है पी सब शेल है, पी सब शेल के लिए एल 1 होता है। देखिए यहाँ पर एल अगर 0 1 2 3 4 ये है तो यहाँ पर सब शेल कौन सी होगी? एल सब शेल के बारे में बताता है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो सब शेल क्या है? एस। 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ एंड 4 है एस पी डी एफ जी। इसी तरह 5 है तो एच, ऐसे सो ऑन। ठीक है, हमें कहाँ तक याद रखनी है? यहाँ तक एल 0 1 2 3 सब शेल एस पी डी एफ, एस की वैल्यू 0 होती है एल के लिए, पी के लिए 1 एंड डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। अब देखिए यहाँ पर L इज इक्वल टू 0 है S के लिए, यहाँ पर ये S जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। S सब शेल की शेप क्या है? स्फेरिकल। अच्छा, सब शेल के अंदर आपको ऑर्बिटल्स मिलते हैं, सब शेल के अंदर क्या मिलते हैं? ऑर्बिटल्स मिलते हैं। देखो एक बार समझ लो फिर कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने आपको बताया ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स। शेल के अंदर क्या मिलेगा आपको? सब शेल मिलेगा, सब शेल। शेल को के एल एम एन ओ से रिप्रेजेंट किया था, 1 2 3 4 5। एन की वैल्यू, शेल को एन से डिनोट किया जाता है, 1 2 3 4 5 के एल एम एन ओ। शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल को कैसे डिनोट करोगे? एल से। एल आपको सब शेल के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल के बारे में बताता है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर एल की वैल्यू 0 1 2 3 या सो ऑन तो यहाँ पर सब शेल एस पी डी एफ। राइट हो गया। अब देखिए सब शेल के अंदर क्या मिलेगा? एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब यहाँ पर ये ऑर्बिटल है, जब थर्ड क्वांटम नंबर आएगा तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, तो वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो यहाँ पर देखिए एल 0 1 2 3 एस पी डी एफ ये वैल्यू है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। समझ गए। अब यहाँ पर सब शेल के अंदर भी अगर ये एस सब शेल है तो ऑर्बिटल इसके पास 1 होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, वो स्फेरिकल शेप का होता है। यहाँ पर अगर पी सब शेल है तो इसके पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी सब शेल है तो यहाँ पर 5 मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। आगे बता दूंगी। एफ है तो एफ के पास 7 मिलते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, ये समझ गए। देखिए यहाँ पर सब शेल है, एल इज इक्वल टू 0, एक ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का है। एक सब शेल में, एस सब शेल में एस ऑर्बिटल एक ही होता है, ये स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। यहाँ देखिए पी सब शेल में एल इज इक्वल टू 1 डबल शेप का होता है। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे? 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, आगे बता दूंगी, आगे भी है। ठीक है, आगे और अच्छे से समझ में आएगा, 3D है।
थर्ड देखिए यहाँ पर डी सब शेल में L इज इक्वल टू 2 है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये डबल डम्बल शेप की होती हैं, इस शेप के मिलेंगे आपको। ये डम्बल शेप होता है ये वाला, देखिए ये वाला क्या है? डम्बल शेप है, ये डबल डम्बल शेप है। और फोर्थ है डी सब शेल, यहाँ पर सॉरी ये है SPDF है, ये क्या है? F सब शेल। L इज इक्वल टू 3 कॉम्प्लेक्स शेप होती है, इसकी हम बात नहीं करते, कॉम्प्लेक्स शेप है। आपको सिर्फ SPDF के शेप देखनी है, बस इतना याद रखोगे काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं हम। S ऑर्बिटल, S सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसे आप S ऑर्बिटल कहते हैं। उसकी शेप क्या है? स्फेरिकल। देखिए स्फेरिकल है। यहाँ पर एक्सिस है XYZ, तो यहाँ पर ये स्फेरिकल होता है। जैसे आपने बॉल देखी है, बॉल स्फेरिकल होता है, सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, स्फेरिकल है, 3D स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल है S ऑर्बिटल। इसी तरह ये P ऑर्बिटल्स हैं, है ना? P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX PY PZ। 3 P ऑर्बिटल्स होते हैं P सब शेल में, PX PY PZ। X एक्सिस पे है, ये डम्बल शेप है ये वाला, ठीक है। और ये वाला y एक्सिस पे होता है और ये z एक्सिस पे है, इसीलिए इसका नाम PX PY PZ है। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पर d सब शेल में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 d ऑर्बिटल्स। यहाँ पर देखिए x और y एक्सिस है, ये dxy डबल डम्बल है, तो यहाँ पर ये x एक्सिस से 45 डिग्री पर मिलेगा आपको। एक ये और एक ये है, इस तरह मिलेगा आपको। क्या है? dxy कहला रहा है, ये xy प्लेन में है तो xy कहलाएगा dxy। यहाँ पर देखिए yz प्लेन में है तो dyz, ये भी 45 डिग्री के एंगल पर है y एक्सिस से। x एक्सिस से ये भी 45 डिग्री के एंगल पर है, xz प्लेन में है, डबल डम्बल शेप है, तो ये dxz कहला रहा है। तीनों समझ गए आप? अब यहाँ पर देखिए ये पूरा x एक्सिस पर है, ये कैसा है? पूरा x एक्सिस पर, और ये पूरा y एक्सिस पर इस तरह रखा हुआ है। 45 डिग्री के एंगल पर नहीं है, यहाँ पर ये 45 पे थे, ये पूरा ही x एक्सिस पर आ गया और ये पूरा ही y एक्सिस पर आ गया, तो इसका नाम क्या है? dx² - y²। फोर्थ ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल। फिफ्थ d ऑर्बिटल देखिए dz² है, ये z एक्सिस पे आ गया और यहाँ पर ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, टॉफी जैसी शेप होती है, टॉफी खाते हैं हम लोग, वैसी शेप का होता है। तो यहाँ पर z एक्सिस पर है ये, तो dz²। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, z एक्सिस पर मिलेगा आपको, तो dz²। अब देखिए यहाँ पर, ये आप समझ गए, सब शेल समझ गए, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी समझ गए। और अच्छे से मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 3D स्ट्रक्चर है, ये क्या है? S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल। यहाँ पर ये P ऑर्बिटल से, ये तीनों P ऑर्बिटल, P सब शेल में तीनों P ऑर्बिटल है, PX PY PZ है, राइट? एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं PX PY PZ, तो ये सब P ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब क्या है? D ऑर्बिटल्स हैं, डबल डम्बल है, D ऑर्बिटल्स हैं ये सब, dx, ये dz² है। यहाँ पर ये शेप है, ये वाली मैं आपको दिखा रही थी, ये वाली जो शेप आ रही है, ये शेप होती है। ऐसा नहीं लग रहा टॉफी खा के ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, मिलती है, वही है। अब देखिए यहाँ पर ये सब d ऑर्बिटल्स हैं, डबल डम्बल, इसकी शेप कुछ अलग है dz² की। तो यहाँ पर 3D में मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सब 3D स्ट्रक्चर है। और आप कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरह आप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर L के लिए n की वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये L है, L इज इक्वल टू 0 to n-1। L n पर डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 से लेकर n-1 तक इसकी वैल्यू आएगी। तो n हमेशा L के बराबर नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा, n हमेशा L से बड़ा होगा। ये क्या है? किंग है,
भाई ये किंग है, तो ये हमेशा बड़ा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता और छोटा भी नहीं हो सकता। किससे? एल से। ऑलवेज लिखा है यहाँ पर, एन इज ग्रेटर देन एल। अब देखिए यहाँ पर एन है, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर एल क्या होगी? एल की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 to n - 1 है। एल इज इक्वल टू 0 to n - 1 है। अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रख दूं तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा एल, तो यहाँ पर ये 0। अब देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 - 1, तो यहाँ पर ये 1 है, और 0 to 2, 0 to यहाँ पर 2 - 1 1, तो ये वैल्यू आ रही है 0 और 1, 0 और 1 वैल्यू आ रही है। यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, जब एन 6 है। तो यहाँ पर आपने देखा कहीं पर भी एल की वैल्यू बराबर नहीं आ रही। यहाँ पर ये 6 है तो यहाँ पर ये 6 आ नहीं रहा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 आ नहीं रहा। ठीक है, हमेशा एन की वैल्यू ज्यादा ही है एल से। अब एल क्या बता रहा है आपको? सब शेल्स बता रहा है। देखिए यहाँ पर 0 है तो एस, सब शेल बताया था मैंने आपको। 0 है तो एस, 0 है तो एस, 1 है तो पी। यहाँ पर एल की वैल्यू 0 1 2 3, तो यहाँ पर ये एस है, ये पी है, ये डी है एंड ये एफ है। अब देखिए यहाँ पर 0 1 2, तो यहाँ पर ये क्या है? एस पी डी। एन की वैल्यू 3 है तो इसलिए यहाँ पर 3 यूज किया है, 3 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये 3 3 3। लेकिन है क्या ये? एल की वैल्यू हमें किससे पता चल रही है? 0 1 2, यहाँ से पता चलेगी एल की वैल्यू। अगर एस है तो 0 है, पी है तो 1 है, और डी है तो 2 है। ठीक है, उल्टा भी आप कर सकते हो। यहाँ देखिए 0 1 2 3 एस पी डी एफ। ठीक है, 4 है तो एस पी डी एफ जी, 5 है तो एच। यहाँ पर देखिए ये 4 आ गया, यहाँ पर जी आ गई। यहाँ पर देखिए 5 है तो एच आ गया। ऐसे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, है ना। तो जब भी एल की वैल्यू आपको निकालनी है तो 0 से स्टार्ट करके n-1 करना है। उसके बीच की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? सब शेल की वैल्यू शो कर रही है। तो 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे बहुत आराम से। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन अ पार्टिकुलर शेल। अब यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर क्या है किसी भी पार्टिकुलर शेल में? देखो यहाँ पर एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये है। एनर्जी का ऑर्डर क्या है? एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर डी की, फिर पी की, फिर एस की। ऐसा हो क्यों रहा है? क्लोजनेस टुवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास एस है, फिर पी है, फिर डी है, फिर एफ है, इसलिए एफ दूर है। अट्रैक्शन कम लग रहा है तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो फिर आप समझ गए इस पॉइंट को? मैंने आपको क्या बताया? क्लोजनेस से आप समझ जाएंगे। अगर कोई भी कुछ भी जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर वो न्यूक्लियस के पास है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। इसी तरह एस पी डी एफ में एस जो होता है वो नियर होता है न्यूक्लियस के, तो उसकी एनर्जी कम होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर दूर है तो एनर्जी ज्यादा होगी। राइट, तो यहाँ पर इस तरह आप याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन अ पार्टिकुलर शेल, सब शेल है ये। राइट, क्लोजनेस टुवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास एस है तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो एफ की एनर्जी यहाँ पर ये ज्यादा है, एस की कम है, एफ दूर है। तो ऐसे होता है न्यूक्लियस के। देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? जैसे ये एस पी डी एफ, एस पास है, पी दूर है, डी और दूर है, और एफ और दूर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सब शेल की। सब शेल में आप कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है 2l+1। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला। सब शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है? 2l+1 से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो डायरेक्ट, 2l+1।
काम हो गया। ये फॉर्मूला याद रखोगे तो अभी काम हो जाएगा। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर एस है, एस के पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक ही था, 1 है। कैसे पता चलेगा? 2l प्लस 1 से। देखिए यहाँ पर 2l प्लस 1 से कैसे निकाला? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। शेल में बात नहीं कर रहे, सब शेल में बात कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं? सब शेल में बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए। 2l प्लस 1। और शेल में क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए? n स्क्वायर था। तो ये बात आपको याद रखनी है। शेल है या सब शेल है? सब शेल की बात चल रही है। 2l प्लस 1। अब s के लिए आपको पता है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर लिखते हैं l 0 1 2 3। तो यहाँ पर ये s है, ये p, ये d एंड ये f। तो यहाँ पर l की वैल्यू s के लिए कितनी आएगी? 0। 0 पुट कर दो आप, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी तरह d की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, d की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर l की जगह 2 रखना है, 2 इंटू 2 यहाँ पर प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 4 प्लस 1 5। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। देखिए ये 1 आ रहा है और यहाँ पर ये d के लिए 5 आ रहा है। p के लिए 3 आएगा, f के लिए 7, g के लिए फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? 9। h के लिए 11। आपको ऐसा नहीं लग रहा और नंबर ऑफ, है ना, और नंबर में ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? देखो 1 3 5 7 9 11। ऑड और इवन तो आप जानते हो, 1 3 5 7 9 11 ये सब ऑड होते हैं। 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आपको पता चल जाएगा। एस के लिए 1 है, पी के लिए 3 है, डी के लिए 5 ऑड नंबर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे। 1 है तो 2। सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है? एस में 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं, तो 2 हो गए। यहाँ पर ये 3 है तो डबल कर दो 6। 2 2l प्लस 1 से निकाल रहे हैं। यहाँ पर 5 है 10, 7 है तो 14, 9 है तो 18 एंड 11 है तो 22। समझ गए आप? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो नहीं पाया जाएगा नेचर में? देखिए यहाँ पर 2d है, 3f है, 4h है, 3g है। कौन सा नहीं मिलेगा आपको? तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। n ऑलवेज l से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, ये किंग है हमारा n। और यहाँ पर n इज इक्वल टू l नहीं हो सकता, और n छोटा नहीं हो सकता है l से, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये 3 और g क्या बता रहा है? g h f d ये सब क्या बता रहा है? आपको l की वैल्यू बताएगा। देखो यहाँ पर l 0 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है? s p d ये सब याद होना चाहिए। l की वैल्यू f g, और अगर 5 है तो h है, राइट। तो वैल्यू आपको पता चल गई। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर जो है वो n की वैल्यू आपको बताता है, और ये वाला नंबर आपको l की वैल्यू बताता है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, आगे वाला नंबर। और g h s p d ये क्या बताता है? सब शेल के बारे में, l के बारे में आपको बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। अगर हमें ये दोनों पता होंगे तो हम पता लगा लेंगे कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर अब n यहाँ पर 3 है, और g क्या है? l की वैल्यू क्या है? g है। ये देखो यहाँ पर g 4 है, तो n यहाँ पर क्या है? छोटा है l से, तो यहाँ पर ये है, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा।
3G एग्जिस्ट नहीं करेगा। बड़ा होता तो एग्जिस्ट कर जाता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, एन छोटा हो जाए एल से। अब देखिए यहाँ पर ये 4 है, एन इज इक्वल टू 4, और एच क्या है, एल की वैल्यू एच है यहाँ पर 5, एस पी डी एफ जी एच 5 आ गया। तो यहाँ पर ये भी क्या हुआ है, एन स्मॉल है एल से, 4 छोटा होता है 5 से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड देखिए 3f, एन इज इक्वल टू 3 है, एफ की वैल्यू देखिए यहाँ पर, एल की वैल्यू क्या है एफ, ये 3 है, तो यहाँ पर इक्वल भी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करता। 2D देखिए यहाँ पर, एन इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर डी, ये एल क्या है डी 2, तो यहाँ पर ये इक्वल फिर आ गया, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं इनमें से एक भी पॉसिबल नहीं है, एक भी ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने कभी 2D का नाम सुना है, 3D का तो सुना होगा, 2D का नाम नहीं सुना। 2D एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, ये रीजन है, एन हमेशा एल से बड़ा होना चाहिए, एन के बराबर नहीं हो सकता, एन से छोटा, है ना, और एल हमेशा, एन छोटा नहीं हो सकता एल से, ठीक है, ये बात आप समझ गए। किंग हमेशा बड़ा होगा, एन हमारा किंग है, हमेशा बड़ा होगा, तो ये हमेशा एल से बड़ा होता है, बराबर नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता। तो ये चारों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3D एग्जिस्ट करेगा, 3D, एन इज इक्वल टू 3, और एल इज इक्वल टू डी है, डी के लिए एल की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर एन बड़ा है एल से, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करता है 3D। क्लियर हो गया। अब देखिए थर्ड क्वांटम नंबर की हम बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल एम से आप इसे डिनोट करेंगे, या फिर एम एल भी कह सकते हैं, इससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, लाइंडे ने दिया था, गिवन बाय लाइंडे। थर्ड देखिए, एम टेल्स अबाउट स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पेस में जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है उसको एम बताता है। एम क्या बताता है, ऑर्बिटल का स्पेस में ओरिएंटेशन को बताता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एनी एल, एम रेंज फ्रॉम -L से लेकर +L मिलेगा आपको, इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी, -L से लेकर 0 को इंक्लूड करोगे आप, और +L तक, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो l की वैल्यू -L 0 इंक्लूड करके +L होगी, इतनी वैल्यू मिलेंगी आपको m की। m आपको ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिट हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ईच ऑर्बिटल को m की हर एक वैल्यू हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी, और इसका स्पेस में ओरिएंटेशन होता है ऑर्बिटल्स का, ये बताता है। एल देखिए 0 1 2 3 एस पी डी एफ, अब तो आप समझ गए, एल की वैल्यू अगर ऐसे है तो 0 P1 D2 F3, ये बात आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एम की वैल्यू, एल आपको पता है तो आप कैसे निकालोगे, अभी बताया मैंने आपको, ये वाली वैल्यू में -L 0 को इंक्लूड करोगे फिर +L, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे है, एम 0 है, यहाँ पर ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होगा। एस के पास तो 1 ही ऑर्बिटल होता है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, एम की भी 0 आएगी, यहाँ से हमें पता चल गया ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 ही होता है एस के पास। पी देखिए यहाँ पर -L से +L, 0 को इंक्लूड कर दिया, -1 0 +1, 3 ऑर्बिटल है। यहाँ पर हर एक वैल्यू जो है वो ऑर्बिटल बता रही है, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू आ रही है 0, तो 1 आ रहा है ऑर्बिटल, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 वैल्यू निकल कर आ रही हैं, एल की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो -2 -1 0 +1 +2, तो यहाँ पर 5 वैल्यू निकल कर आ रही है, और हर एक वैल्यू हर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 5 वैल्यू निकल कर आई। यहाँ देखिए एल की वैल्यू एफ के लिए 3 है, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यहाँ पर 7 वैल्यू निकल कर आई, तो 7 ऑर्बिटल्स हैं।
क्लियर हो गया? हर एक वैल्यू m की ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। L की वैल्यू है ये 0 1 2 3 4 5। नेम ऑफ सबशेल्स, सबशेल क्या है? 0 के लिए S, 1 के लिए P, D के लिए 2 है, ये 3 के लिए F है, 4 के लिए G है, 5 के लिए क्या है? यहाँ पर H है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिए नेम क्या है सबशेल्स का। देखो यहाँ पर शार्प है, S से S आया, यहाँ पर शार्प के फर्स्ट लेटर से यहाँ पर ये S आ गया। प्रिंसिपल P, डिफ्यूज्ड D, फंडामेंटल का F आ गया और जनरलाइज्ड का G आ गया। नेम है ये सब शेल के, इसलिए SPDFGH कहाँ से आए? नेम से आए, फर्स्ट अल्फाबेट से आए। और यहाँ पर अभी ये डिस्कवर्ड नहीं हुआ, H नॉट डिस्कवर्ड। ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे सब शेल में? ये मैंने आपको बता ही दिया है, 2l+1 से। सब शेल में ऑर्बिटल कैसे निकालोगे? 2l+1 से। और इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1, तो यहाँ पर ये 1 3 5 7 9 11 आ रहा है। डबल कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे, 1 का डबल 2, 3 से 6 5 10, 7 का डबल 14, 9 का डबल 18 और 11 का 22 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ये सब आप जान गए, बहुत देर से मैं आपको समझा रही हूँ। क्लियर हो गया? डाउट नहीं होगा आपको कोई? अब देखिए वैल्यू ऑफ m फॉर एसपीडी। एसपीडी के लिए हम m की वैल्यू देख रहे हैं। आपको पता है s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो m भी 0 हुआ, m भी तो 0 हुआ भाई। m की वैल्यू है -l 0 + l, तो यहाँ पर 0 0 पुट करोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड है, p का है, यहाँ पर p का है, l की वैल्यू 1 आती है p के लिए, तो यहाँ पर -1 0 + 1, m की वैल्यू 3 निकल कर आ रही है। अगर l 1 है तो m की वैल्यू 3 निकल कर आ रही है और तीनों ऑर्बिटल को शो कर रहा है। और ये किसको शो कर रहा है? ये तो सब शेल को शो कर रहा है, ये सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स को शो कर रहा है। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, तो 0 निकल के आई, एक ही वैल्यू निकल कर आई, वो ही शो कर रही है एस ऑर्बिटल को। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल की वैल्यू निकल कर आ रही है, -1 0 + 1। पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल से अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, 3D स्ट्रक्चर भी बताया है, दिखाया भी है। तो यहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड इंटरचेंजेबल है। -1 0 + 1, पी एक्स की सिर्फ -1 नहीं होगी, जरूरी नहीं कि पी एक्स की -1 है, 0 या +1 भी हो सकती है। इसी तरह पी वाई की 0 नहीं होगी, -1 या +1 भी हो सकता है। पी जेड की +1 नहीं होगी, ये मैंने लिख दिया है डिनोट करने के लिए, लिख दिया है, कुछ भी हो सकती है। पी जेड की +1 हो भी सकती है, या फिर -1 या 0 भी हो सकती है। तो तीनों वैल्यू, तीनों ऑर्बिटल्स के लिए कोई भी कुछ भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि पी जेड की 0 होगी, ये गलत बात है, मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो तीनों वैल्यू किसी की भी हो सकती है, तीनों ऑर्बिटल के लिए तीनों वैल्यू पॉसिबल है, चाहे -1 हो या 0 हो या +1। डी देखिए यहाँ पर L = 2 आता है डी के लिए, M के लिए आएगा -l से 0 + l तक, -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पर देखिए 5 वैल्यू निकल कर आई डी सब शेल में, m की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5 निकल के आई यहाँ m की वैल्यू, पांचों ही ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे, ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को शो करती है, तो 5 वैल्यू निकल के आई, तो 5 ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है m की वैल्यू। देखिए यहाँ पर dxy dyz dz2 dxy dx2 - y2 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो 5 वैल्यू हैं -2 -1 0 +1 +2, कोई भी किसी की भी हो सकती है। dxy की सिर्फ -2 नहीं है, -1 0 +1 +2 हो सकती है। इसी तरह dz2 के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग्स के टीचर्स भी बताते हैं
कि डी जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 होती है, 0 मान लेते हैं, और डी एक्स वाई वाई जेड डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, कोई भी किसी की हो सकती है, लेकिन डी जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 ही होती है। तो ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत बात है। डी जेड स्क्वायर की भी आपस में इंटरचेंजेबल होती है, 0 ही नहीं होगी, ध्यान रखो, मिसकंसेप्शन है ये। तो यहाँ पर जो डी जेड स्क्वायर है उसकी -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है। तो डी जेड स्क्वायर की भी पॉसिबिलिटी ये कि पांचों में से कोई भी किसी का हो सकता है वैल्यू। ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं पांचों पांचों में से कोई भी वैल्यू किसी की हो सकती है। ठीक है, अगर आपने डी एक्स वाई की -2 एज्यूम करी है, हमें पता तो नहीं है कौन सी वैल्यू किसकी है, अगर मैंने क्वांटम नंबर का मुझे क्वेश्चन मिल गया, आपको क्वांटम नंबर का क्वेश्चन मिल गया, तो आप क्या करोगे, डी एक्स वाई की अगर आपने -2 रखी है, तो आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई भी किसी की हो सकती है, फिर तो है ना, ऐसे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी जेड स्क्वायर की 0, ये गलत बात है, कोई भी किसी की भी वैल्यू हो सकती है, पांचों ऑर्बिटल की कोई भी पांचों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ऐसा नहीं कि पांचों ही हो जाएंगी, तो गलत हो गया, एक ऑर्बिटल की पांचों हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही तो होगी। क्लियर हो गया, कोई भी हो सकती है पांचों में से, ये कहना बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 3d(xy) एंड 3d(z)² ऑर्बिटल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एल एम। क्वांटम नंबर दिए हैं, 3 दिए हैं, एन एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है ये 3d(xy). अब आपको पता है जो नंबर में होता है, न्यूमेरिकल नंबर में, वो क्या होता है, n, ये n की वैल्यू है, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, s p d, 0 1 2, f के लिए 3 है, ये क्या है, l की वैल्यू ही तो है, 0 1 2, d के लिए 2 आ गया, ये l की वैल्यू है, d यहाँ पर है, तो l क्या होगा, ये l को शो कर रहा है, l यहाँ पर देखिए 2 होगा, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर अब बात आएगी m की, अब m के लिए क्या होगा, n की वैल्यू आपको पता चल गई 3 है, l की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -l से 0 इंक्लूड करके प्लस l तक, तो -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, एंड +2 है। अब यहाँ पर 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डी एक्स वाई की इन पांचों में से कौन सी वैल्यू होगी, तो मैं कोई भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर डी एक्स वाई है, तो मैंने एज्यूम कर लिया एम की वैल्यू जो है वो डी एक्स वाई के लिए -2 है, -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, -2 ले लिया। एक ऑर्बिटल की तो पता चलेगी डी एक्स वाई क्या है, सिर्फ एक ही तो ऑर्बिटल है। अब देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। अब देखिए यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं 3d(z)² के लिए, 3d(z)²। अब आपको पता है n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी बिल्कुल, ये n 3 है, d क्या होगा, d भी सेम होगा, यही होगा 2, s p d क्या होगा, यहाँ पर l की वैल्यू 2 होगी। m की वैल्यू क्या लेंगे, m की वैल्यू अगर मैंने डी एक्स वाई के लिए -2 ले लिया है, यहाँ पर ये -2 ले लिया है, तो अब ये 4 वैल्यू बची, इन 4 में से कोई भी ले सकते हो, +1 ले सकते हो, +2, 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, तो +1 ले लें, 0 ले लेते हैं, चलिए 0 ले लिया, समझ गए। अब इसको -2 नहीं दे सकते क्योंकि -2 मैंने इसको दे दिया, डी एक्स वाई को -2 दे दिया, अब इसको -2 कैसे दे सकते हैं, दो ऑर्बिटल को सेम वैल्यू थोड़ी दे देंगे, जब एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही है तो सेम यहाँ पर -2 थोड़ी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 0 ले लो, +1 +2 या -1, इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, हमने 0 ले लिए। कंफ्यूजन दूर हो गया आपका, तो इस तरह होगा ये।
अब बात कर लेते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर की। लास्ट क्वांटम नंबर है फोर्थ क्वांटम नंबर। कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पर गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम है ये अलेनबेक है और गाउड स्मिथ है, ये साइंटिस्ट है। इसको स्मॉल एस से डिनोट करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए डिनोट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किसके बारे में बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। होता ये है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है ना, इसकी चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है और अपने एक्सिस पर भी मूव करता है ना, इस तरह एक्सिस पर भी मूव कर रहा है। राइट, देखिए यहाँ पर ये चारों तरफ मूव कर रहा है, ये चारों तरफ मूव कर रहा है और अपनी एक्सिस पर भी मूव करता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, इस पर भी मूव करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने घर में घड़ी देखते हो, वॉच देखते हो, जो उसकी निडल मूव करती है वो क्या होती है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और उसके अपोजिट अगर आप मूव करोगे, जैसे घड़ी की सुई के अपोजिट मूव करोगे तो वो क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी मूव करता है, ठीक है, दो तरह के मूवमेंट करता है, दो तरह के रोटेशन करता है। एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ करता है, एक अपने एक्सिस पर ही करता रहता है। ऐसे दो तरह का आपको मोशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर एस हैज टू वैल्यू, अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो +1/2 या -1/2, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो भी +1/2 या -1/2 में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। +1/2 -1/2 ये पूरा डेरिवेशन है, फॉर्मूले से आता है, आपको सिर्फ याद रखना है। स्पिन क्वांटम नंबर के लिए +1/2 या -1/2 लेते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए आप +1/2 लोगे और एंटी के लिए -1/2, दोनों में से कोई भी किसी के लिए भी ले सकते हो। क्लॉकवाइज के लिए -1/2 भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 भी ले सकते हो। ये वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पिन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड है। स्पिन जितना भी होता है स्पिन क्वांटम नंबर में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटाइज्ड होता है। एस देखिए +1/2 इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब इसको बताया जाएगा तो आपके लिए ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्टेड हो रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से तो +1/2, -1/2 इलेक्ट्रॉन इज रिपल्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये ज्यादा अच्छे से समझाया जाएगा जब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसको, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आते हैं तो वो सब आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको फिर भी जितने क्वेश्चन निकल सकते हैं क्वांटम नंबर के वो पूरे कवर करवा दिए है ना। तो आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपको यही समझ में नहीं आता था कि क्वांटम नंबर होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्या होता है, ये सब शेल वैल्यू क्या निकालेंगे। तो यहाँ आप कंफ्यूज होते हो, यही कंफ्यूजन रहता है ना। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आ गया होगा, ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपको बहुत अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझा दिया जाएगा इक्वेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्वांटम नंबर पूरा कंप्लीट करवा दिया, क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब बताए हैं ना, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप कर कर देखना, आपसे बन जाएंगे बहुत इजीली। हर एक बात बता दी है मैंने आपको। तो ये हमारी कोहिनूर सीरीज है केमिस्ट्री की, मैं ये आपके लिए स्पेशली लाई हूँ, ठीक है। तो आप हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से समझो, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको ये सारी बातें याद रखनी है। और आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये नोट्स भी अगर आप बनाना चाह रहे हो तो बनाओ, पूरी तरह से प्रॉपर मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नीट और जेई वाले बच्चों के लिए, साथ में 11th-12th वाले जो बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 11th-12th का उनका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, वो भी ये लेक्चर आराम से देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेज हैं सब फ्री हैं,
डॉक्टर इरा फिरदौस, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियो को, सेशन को लाइक ज़रूर किया करो ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। और यहाँ पर ये टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।